आप सब। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11 के अंतर्गत जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय, जिसमें आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था लाइकेन के बारे में और सूक्ष्म जीवों के बारे में। लाइकेन क्या होते हैं और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। जैसे सूक्ष्म जीवों में आप लोगों ने स्टडी किया था किसके बारे में, तो वायराइड्स के बारे में और प्रियॉन के बारे में आप लोगों ने स्टडी कर लिया था। आज हम सूक्ष्म जीवों में पढ़ेंगे विषाणु के बारे में, अर्थात वायरस के बारे में। वायरस क्या होते हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स विषाणु। सूक्ष्म जीवों में आज का टॉपिक होगा विषाणु। वायरस, अब देखेंगे ये वायरस क्या होते हैं और इनका न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है और कहाँ पाए जाते हैं, इनके कैरेक्टर्स को देखेंगे। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जो वायरस होते हैं स्पेशली किसके बने होते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। जो वायरस होते हैं किसके बने होते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन के बने होते हैं ये। तो आप लोगों ने यहां समझा कि जो वायरस होते हैं न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इनको एक साथ में न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन। तो आप कह सकते हैं वायरस जो होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं या न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि वायरस जो होते हैं, विषाणु जो होते हैं न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं, अर्थात न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो न्यूक्लिक अम्ल होता है दो प्रकार का होता है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, पहला डीएनए और दूसरा होता है स्टूडेंट्स आरएनए। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का, एक होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहां पर आप लोगों ने देखा कि जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है उसमें न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वायरस होता है, वायरस विषाणु, उसमें न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है। दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं, ये हमेशा याद रखेंगे। तो इसमें न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए। अधिकतर जो विषाणु होते हैं, अधिकतर जो वायरस होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें न्यूक्लिक अम्ल डीएनए ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं, कुछ ऐसे भी विषाणु होते हैं जिसमें न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, आरएनए होता है। जैसे आपका टीएमबी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एचआईवी हो गया, इंसेफ्लाइटिस हो गया, पोलियो हो गया। ये सब वायरस जो होते हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, इन्हें रेट्रो वायरस भी कहते हैं, जिनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सभी विषाणु न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के, डीएनए और आरएनए। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, आपको बता दें कि यह एक सेल हो गई, सपोज दैट। तो सेल के अंतर्गत, कोशिका के अंतर्गत यह इसका जो डीएनए होता है या आरएनए होता है, यह एक आवरण से घिरा होता है जिसको हम लोग कैप्सोमियर या कैप्सिड कहते हैं। तो कैप्सिड से ये ढका होता है। जो इसका न्यूक्लिक अम्ल होता है यह कैप्सिड से ढका होता है, कैप्सिड से ढका होता है, कैप्सिड से यह ढका होता है। यह प्रोटीन ही होता है जिसको कैप्सोमियर। कैप्सिड जो होता है ढेर सारे
कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है, अर्थात कह सकते हैं कि कैप्सिड की यूनिट क्या होती है, कैप्सोमियर होती है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो भी इसका न्यूक्लिक अम्ल होता है वह कैप्सिड आवरण से घिरा होता है, छोटी छोटी उप इकाइयों से घिरा होता है। और कैप्सिड क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन आवरण से घिरा होता है जिसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है, कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। आगे देखेंगे कि विषाणुओं के सजीव लक्षण क्या है, निर्जीव लक्षण क्या है, क्योंकि जो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। ये सजीवों के भी लक्षण होते हैं और निर्जीवों के भी लक्षण होते हैं। इसी कारण आर.एच. व्हिटेकर ने अपने वर्गीकरण में इनको कहीं स्थान नहीं दिया है। इसलिए आपको आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो आपको अध्ययन के लिए अलग से इसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन आर.एच. व्हिटेकर ने अपने वर्गीकरण में इनको स्थान नहीं दिया था। यहाँ पर आप पढ़ेंगे इनके बारे में, इनके इंपॉर्टेंस के बारे में आप लोग नोट कर लेंगे। जो आप लोगों ने स्टडी किया है नोट भी करते चलेंगे। तो लिखेंगे विषाणु जंतुओं, मनुष्यों एवं पौधों को रोगग्रस्त करते हैं। विषाणु जंतुओं, मनुष्यों एवं पादपों को रोगग्रस्त करते हैं, रोगग्रस्त करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि विषाणु जंतुओं, मनुष्यों एवं पादपों को रोगग्रस्त करते हैं, मतलब अनेक प्रकार के रोग इनसे उत्पन्न होते हैं, विषाणु से, वायरस से। आगे लिखेंगे आप लोग जिनसे अनेक प्रकार की बीमारियां व आर्थिक हानि होती हैं, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां एवं आर्थिक हानियां होती हैं, एवं आर्थिक हानियां होती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स कि विषाणु जो होते हैं जंतुओं एवं मनुष्यों एवं पादपों में को रोगग्रस्त करते हैं, जिनसे अनेक प्रकार की बीमारियां एवं आर्थिक हानियां होती है, नुकसान होता है। विषाणु न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन, जिसे न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं, मिलकर बने होते हैं। तो विषाणु, आगे लिखेंगे विषाणु न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन, कोष्ठ में लिख सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, आप लोगों ने देखा विषाणु न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन, जिसे न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं, से मिलकर बने होते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है। इनमें न्यूक्लिक अम्ल
वायरस में न्यूक्लिक अम्ल क्या हो सकता है, या तो डीएनए या आरएनए। इनमें न्यूक्लिक अम्ल को इसमें लिख सकते हैं या तो डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है। दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, हो सकता है। तो आप लोगों ने देखा कि इनमें न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए या फिर आरएनए पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए या तो आरएनए पाया जाता है। आगे लिखेंगे इनका केंद्रीय कोर होता है, जो यह न्यूक्लिक अम्ल किसमें स्थित होता है, इसके केंद्रीय कोर सेंट्रल में स्थित होता है। तो लिख सकते हैं पाया जाता है जो इसके केंद्रीय कोर आप लोग सेंट्रल कोर लिख सकते हैं, सेंट्रल कोर में स्थित होता है। जिस पर प्रोटीन का बना हुआ आवरण पाया जाता है, जिस पर प्रोटीन का बना आवरण पाया जाता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं, जिसे कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड जो होता है छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। तो लिख सकते हैं कैप्सिड छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कैप्सिड छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इन सारी चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीजों को आप लोग नोट करते चलेंगे।
एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बार बार विषाणु के बारे में पूछता है, विषाणु किसके बने होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ज्ञात हो गया आप लोगों को कि विषाणु जो होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए हो सकता है, जो कैप्सिड के आवरण से घिरा होता है, जो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और यह कैप्सिड छोटी छोटी उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। आगे आप लोग लिख लेंगे, कैप्सोमियर कहते हैं कैप्सिड केंद्रीय कोर को सुरक्षा प्रदान करता है। कैप्सिड केंद्रीय कोर को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रदान करता है। तो यहां पर आप लोगों ने कुछ विषाणुओं के मुख्य लक्षण को देखा। आगे देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंस विषाणुओं के, तो हेडिंग डालेंगे आप लोग विषाणुओं के प्रमुख लक्षण। हेडिंग डाल लेंगे विषाणुओं के प्रमुख लक्षण। प्रमुख या मुख्य लक्षण। Important characters of viruses। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस। यहाँ विषाणुओं के प्रमुख लक्षण आप लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो विषाणुओं में सजीव तथा निर्जीव दोनों प्रकार के गुण मिलते हैं। आप लोग नोट करते चलेंगे, विषाणुओं में सजीव तथा निर्जीव दोनों प्रकार के लक्षण मिलते हैं। दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, मिलते हैं। तो आप लोगों ने यहां देखा विषाणुओं में दोनों प्रकार के लक्षण मिलते हैं, सजीव लक्षण भी और निर्जीव लक्षण भी। तो यहाँ पर एक एक करके हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कि सजीव लक्षण क्या होते हैं और निर्जीव लक्षण क्या होते हैं। तो आप लोग आगे लिख लेंगे, इसी कारण इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। लिख लेंगे, इसी कारण इसे इसे सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। याद रखेंगे, जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, इनमें सजीवों के भी लक्षण होते हैं और निर्जीवों के भी लक्षण होते हैं। इस कारण इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। यहाँ पर अब नोट करेंगे आप लोग वायरस के अर्थात विषाणुओं के सजीव लक्षण। इसमें आप लोग पहला हेडिंग डालेंगे विषाणुओं के सजीव लक्षण।
विषाणुओं के सजीव लक्षण। विषाणुओं के सजीव लक्षण लिखेंगे। विषाणुओं के सजीव लक्षण निम्न हैं। विषाणुओं के सजीव लक्षण निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। पहला है कि इनमें आनुवांशिक पदार्थ में पुनरावृत्ति की क्षमता होती है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ में पुनरावृत्ति की क्षमता होती है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ में आनुवांशिक पदार्थ में पुनरावृत्ति की मतलब बार बार रिपीट होने की पुनरावृत्ति की क्षमता होती है। क्षमता होती है। तो आप लोगों ने पहला देखा इसमें कि इनमें पुनरावृत्ति की, इनके आनुवांशिक पदार्थ में, इनमें आनुवांशिक पदार्थ में पुनरावृत्ति की क्षमता होती है। दूसरा लिखेंगे, इनमें आनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए या आरएनए हो सकता है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए हो सकता है। केवल एक ही होगा, दोनों में से हो सकता है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए हो सकता है। आगे लिखेंगे, केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। या तो डीएनए या आरएनए, या तो डीएनए या फिर आरएनए। केवल एक ही प्रकार का डीएनए पाया जाएगा, या तो डीएनए या फिर आरएनए। अधिकांश विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? डीएनए होता है। तो लिख लेंगे, अधिकांश विषाणुओं में, तीसरा लिख सकते हैं, अधिकांश विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए ही पाया जाता है। डीएनए ही पाया जाता है। अधिकांश विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल डीएनए ही पाया जाता है, परंतु कुछ ऐसे भी विषाणु होते हैं
परंतु कुछ ऐसे भी विषाणु होते हैं जिनमें जिनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है। तो डीएनए अधिकतर विषाणुओं में पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ, लेकिन कुछ ऐसे भी विषाणु होते हैं जिनमें आरएनए ही पाया जाता है। अब को किसमें किसमें पाया जाता है उसको लिख लेंगे आप लोग, जैसे एग्जाम्पल्स लिख लेंगे जिनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तीन की एग्जाम्पल्स हैं। पहला हो जाएगा स्टूडेंट्स HIV, TMV, आपको पोलियोमाइलिटिस हो सकता है, पोलियोमाइलिटिस, इंसेफेलाइटिस, इन्फ्लुएंजा वायरस ETC। तो इन सब में क्या पाया जाता है? तो आरएनए न्यूक्लिक अम्ल या आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। ये रहा विषाणुओं के सजीव लक्षण। अब विषाणुओं के निर्जीव लक्षण भी देख लेंगे। तो लिखेंगे आप लोग विषाणुओं के निर्जीव लक्षण। नोट करेंगे विषाणुओं के निर्जीव लक्षण। विषाणुओं के निर्जीव लक्षण, तो इसमें आप लोग लिख लेंगे विषाणुओं के निर्जीव लक्षण निम्न हैं। विषाणुओं के निर्जीव लक्षण निम्न हैं। निम्न हैं। पहला लिखेंगे, पहला परपोषी कोशिका के बाहर विषाणु अक्रिय होते हैं। जो परपोषी कोशिका होती है अर्थात किसी भी कोशिका से जो बाहर जब विषाणु होते हैं तो निर्जीव होते हैं, अक्रिय होते हैं। तो लिख लेंगे परपोषी कोशिका के बाहर विषाणु अक्रिय होते हैं। परपोषी कोशिका के बाहर विषाणु अक्रिय होते हैं, मतलब कोई क्रिया नहीं होती है, अक्रिय होते हैं। आप लोगों ने देखा यहां पर कि परपोषी कोशिका के बाहर जो विषाणु होते हैं क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, मतलब वो निर्जीव होते हैं। दूसरा लिखेंगे इनमें कोशिका भित्ति तथा कोशिका कला का अभाव होता है। इनमें कोशिका भित्ति
इनमें कोशिका भित्ति तथा कोशिका कला का अभाव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका कला का अभाव होता है। मतलब इनमें ये नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती है और कोशिका कला भी नहीं पाई जाती है। तो कोशिका कला और कोशिका भित्ति का इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अभाव होता है, अर्थात नहीं पाई जाती है। आगे तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इनमें तीसरा पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे, इनमें श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है। इनमें श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है। श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है। इनमें श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है। अगला लिखेंगे, आनुवांशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति अपने संवर्धन के लिए ये परपोषी कोशिका पर आश्रित होते हैं। याद रखेंगे, ये अपनी प्रतिकृति के लिए, अपने डीएनए में आनुवांशिक पदार्थ में वृद्धि के लिए, प्रतिकृति के लिए दूसरे सजीव कोशिका पर निर्भर होते हैं। लिख लेंगे, आनुवांशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति, आनुवांशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति आनुवांशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति अपने संवर्धन के लिए अपने संवर्धन के लिए ये परपोषी पर आश्रित होते हैं। परपोषी पर आश्रित होते हैं। आश्रित होते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया यहां पर विषाणुओं के निर्जीव लक्षण में कि आनुवांशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति एवं संवर्धन के लिए ये दूसरी सजीव कोशिका पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। अब कुछ विशेष प्रकार के विषाणुओं के बारे में आप लोग स्टडी करेंगे। मतलब जो भी विषाणु हैं उनमें एक एक करके आप लोग स्टडी करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग कुछ विशेष प्रकार के विषाणु। कुछ विशेष प्रकार के विषाणु। तो पहला आप लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, जीवाणु भोजी के बारे में। जीवाणु भोजी, जीवाणुओं को भक्षण करने वाला जो विषाणु होता है उसे कहते हैं जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी विषाणु, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस। देखेंगे कि जीवाणु भोजी विषाणु क्या होता है।
तो याद रखेंगे, ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं को अपने भोजन के रूप में क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं या उन्हें भक्षण करते हैं, वो जीवाणु भोजी विषाणु कहलाते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाते हैं। ये विषाणु जीवाणु पर परजीवी होते हैं, लिखेंगे इसमें, ये विषाणु जीवाणु पर परजीवी होते हैं, ये अपने भोजन के लिए कह सकते हैं किस पर आश्रित होते हैं, जीवाणुओं पर आश्रित होते हैं। इन्हें जीवाणु भोजी कहते हैं, इन्हें जीवाणु भोजी कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इन्हें जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज का आर्थिक शाब्दिक अर्थ लिख लेंगे, जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज का शाब्दिक अर्थ होता है जीवाणुओं को खाने वाले विषाणु, होता है जीवाणुओं को खाने वाले विषाणु। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज का शाब्दिक अर्थ होता है जीवाणुओं को खाने वाले या संक्रमित करने वाले विषाणु। जीवाणु भोजी एक टैडपोल के समान होते हैं, लिख लेंगे, जीवाणु भोजी एक टैडपोल के समान होते हैं, टैडपोल के समान होते हैं। इनमें सिर, कॉलर तथा पुच्छ होता है, इनमें सिर, कॉलर तथा पुच्छ होता है। इनमें क्या होता है, सिर भी होता है, कॉलर भी होता है और पुच्छ भी होता है। पुच्छ के अंतिम सिरे को पुच्छ तंतु कहते हैं। पुच्छ के अंतिम सिरे को पुच्छ तंतु कहते हैं। पूंछ के अंतिम सिरे को पुच्छ तंतु कहते हैं। आपको जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है। इसका स्ट्रक्चर अभी जस्ट हम डिस्क्राइब करेंगे आपके सामने। आगे लिखेंगे इसमें
पुष्प तंतु कहते हैं जो जीवाणु भोजी को जीवाणु से चिपकने में मदद करते हैं। ये पुष्प तंतु क्या करते हैं? जीवाणु को जीवाणु भोजी से चिपकने में मदद करते हैं। जो जीवाणु को जीवाणु से चिपकने में मदद करते हैं। ये पुष्प तंतु क्या करते हैं स्टूडेंट्स? तो इस जीवाणु भोजी को जीवाणु से चिपकने में मदद करते हैं। शीर्ष के मध्य में डीएनए होता है। इसके जो जीवाणु भोजी होते हैं इनके शीर्ष में क्या होता है? डीएनए होता है। इनके शीर्ष के मध्य में डीएनए होता है। जो प्रोटीन के एक अलग आवरण से ढका होता है। जो प्रोटीन के एक अलग आवरण से ढका होता है। जो प्रोटीन के एक अलग आवरण से क्या होता है? ढका होता है, जिसे आंतरिक कवच कहते हैं। आंतरिक कवच कहते हैं। आंतरिक कवच कहते हैं। आंतरिक कवच कहते हैं और यह कैप्सोमियर का बना होता है। और यह कैप्सोमियर का बना होता है। कैप्सोमियर का बना होता है। जीवाणु भोजी का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। जीवाणु भोजी का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जीवाणु भोजी विषाणु के बारे में देखा, बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में देखा। अब इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख लेंगे, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर के हम अब डायग्राम देख लेते हैं। जीवाणु भोजी का डायग्राम कैसा होता है आप लोग भी बनाएंगे हमारे साथ में। इसका स्ट्रक्चर खींचेंगे।
यहाँ पर आप लोग डायग्राम बढ़िया से बनाएंगे। ये हो गया इसका डायग्राम स्टूडेंट्स, और इसका यह डीएनए कह सकते हैं, डीएनए हो गया। तो इसको कहा जाता है शीर्ष भाग, और नीचे आप लोगों का ये कॉलर भाग कहलाता है, कॉलर रीजियन। और यहाँ से ढेर सारे कुछ तंतु निकले होते हैं, कुछ तंतु को भी बना लेंगे आप लोग। तो ये रहा एक जीवाणु भोजी का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, इसका नामकरण कर देते हैं। ये हो गया पुच्छ तंतु, पुच्छ तंतु। ये हो गया कॉलर, कॉलर। ये हो गया पुच्छ, इसको लिख सकते हैं पुच्छ, पुच्छ। इसको लिख सकते हैं शीर्ष, शीर्ष भाग। ये शीर्ष भाग हो गया, कॉलर हो गया, पुच्छ हो गया। तीन भागों में बटा होता है, कॉलर। ये टेल हो गया, टेल। और ये हेड रीजियन हो गया,
हेड रीजियन शीर्ष भाग। तो ये जीवाणु भोजी का स्ट्रक्चर आपके सामने हमने बनाया है। दूसरा है HIV विषाणु। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये पूरा नाम याद रखेंगे। इसके द्वारा जो होने वाला रोग है उसको एड्स कहते हैं। ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है स्टूडेंट्स? यह रोग उत्पन्न करता है, यह वायरस रोग उत्पन्न करता है जिसका नाम है एड्स। एड्स AIDS। इसका पूरा नाम आप लोग नोट कर लेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह इसका पूरा नाम रहा इनका। आप लोग याद रखेंगे, बार बार इनका पूरा नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है। HIV विषाणु जो होता है यह ह्यूमन में, मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता रोग उत्पन्न करता है। तो याद रखेंगे इनका आनुवांशिक पदार्थ RNA होता है। तो इसके बारे में आप लोग नोट करेंगे। आनुवांशिक पदार्थ RNA एक रज्जुकी होता है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ एक रज्जुकी RNA होता है। इसमें आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, इनमें आनुवांशिक पदार्थ एक रज्जुकी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। HIV एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। HIV एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस जिनमें आनुवांशिक पदार्थ RNA होता है उन्हें रेट्रोवायरस कहा जाता है। रेट्रोवायरस HIV एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। इनमें पाया जाने वाला RNA एक रज्जुकी होता है, जो आप लोगों ने लिखा है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? RNA एक रज्जुकी होता है। मनुष्य की कोशिका में पहुंचने के बाद लिखेंगे, यहां पर देखेंगे, मनुष्य की कोशिका में पहुंचने के बाद HIV का RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से DNA संश्लेषण आरंभ कर देता है। DNA संश्लेषण आरंभ कर देता है। आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि जब यह मनुष्य की कोशिका में HIV पहुंचता है तो क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से क्या कर देता है? DNA का संश्लेषण स्टार्ट कर देता है। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। यह DNA परपोषी कोशिका के, लिखेंगे, यह DNA परपोषी कोशिका के DNA के साथ जुड़ जाता है। इसका जो DNA होता है परपोषी कोशिका के DNA के साथ क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो लिख लेंगे, इसका DNA परपोषी की कोशिका के साथ जुड़ जाता है। परपोषी कोशिका के साथ
जुड़ जाता है और प्रोटीन निर्माण करता है, और प्रोटीन निर्माण करता है। प्रोटीन निर्माण करता है। अंत में विषाणु परपोषी कोशिका से, अंत में विषाणु परपोषी कोशिका से अंत में विषाणु परपोषी कोशिका से मुकुल के रूप में गुणित होकर बाहर आते हैं। मुकुल के रूप में गुणित होकर बाहर आते हैं। तथा दूसरी कोशिका को संक्रमित करते हैं। तो ये रहा HIV विषाणु के बारे में, थोड़ा उसका स्ट्रक्चर डायग्राम आप लोग बना लेंगे HIV विषाणु का। तो इसके बाद HIV विषाणु का थोड़ा डायग्राम आप लोग स्ट्रक्चर खींच लेंगे। जब जाएंगे 12th में तो आपसे पूछा जाता है HIV का डायग्राम, और उनके बारे में लिखने के लिए भी होता है आप लोगों के लिए। तो देखेंगे यह HIV विषाणु का हमने डायग्राम आपके सामने बना रखे हैं। इसका जो RNA देख रहे हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, जो इसके मध्य में एक कैप्सिड से घिरा हुआ है, आप लोग इसका नामकरण कर लेंगे। ये हो गए RNA। इसका न्यूक्लिक अम्ल अर्थात आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। यह ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। यह जो देख रहे हैं, यह जो संरचना होता है, ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। यह आगे ये इनर कैप्सिड होता है। यह जो देख रहे हैं आवरण, यह इनर कैप्सिड है। इनर कैप्सिड है स्टूडेंट्स। और यह आउटर कैप्सिड है। यह हो गया आउटर कैप्सिड। यह इनर कैप्सिड, यह आउटर कैप्सिड हो गया। आगे ये इन्वेलप है, इसको लिख सकते हैं इन्वेलप। जिसे घिरा हुआ है इन्वेलप बोला जाता है। वायरल इन्वेलप हो गया। आगे आप लोग लिखेंगे इसके बारे में, फिर से रिपीट कर देते हैं। ये ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हो गया। यह इसका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो गया जो मध्य में आप देख रहे हैं। यह कैप्सिड लेयर हो गया जो चारों ओर से घिरा हुआ है, इसको इनर कैप्सिड कहते हैं। ये आउटर कैप्सिड हो गया, आउटर कैप्सिड। और ये वायरल इन्वेलप है जो चारों ओर से राउंडेड है। तो ये एक HIV विषाणु के बारे में डायग्राम रहा है स्टूडेंट्स। आगे हम पढ़ेंगे, अभी तक जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज और HIV के बारे में स्टडी कर लिया है और स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने बनाया था। आज
अब हम पढ़ेंगे तीसरा जो विषाणु है जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा विषाणु। आप लोग हेडिंग डालेंगे थर्ड विषाणु इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा विषाणु। इन्फ्लुएंजा विषाणु, तो ये इन्फ्लुएंजा विषाणु क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन से रोग उत्पन्न करते हैं। तो याद रखेंगे ये विषाणु जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनके श्वास नली में गुणन करते हैं। अर्थात कहा जाए तो ये जो वायरस होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस वायु में पाए जाते हैं और वायु के माध्यम से हमारे नासा गुहा में प्रवेश करते हैं और नासा गुहा में प्रवेश करके नासा को संक्रमित करते हैं, मतलब नाक को संक्रमित करते हैं। और जब नाक में पहुंच जाते हैं उसके बाद अंदर जाते हैं श्वास नली में और श्वास नली को संक्रमित करते हैं तो विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे नाक से पानी आना, छींक आना, बुखार आना इत्यादि लक्षण इसके उत्पन्न होते हैं। तो ये इन्फ्लुएंजा विषाणु होते हैं। इनसे जो रोग होता है उसको सामान्य ठंड या कॉमन कोल्ड के नाम से जानते हैं और सामान्य भाषा में सर्दी जुकाम भी कहते हैं। इसमें आप लोग नोट कर लेंगे कि ये विषाणु कशेरुकी प्राणियों के श्वास नली में ये विषाणु कशेरुकी प्राणियों के श्वास नली में गुणन करते हैं। गुणन करते हैं मतलब अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। श्वास नली में पहुंचते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं तथा खांसी, बुखार, छींक आदि उत्पन्न करते हैं। तथा खांसी, बुखार, छींक आदि उत्पन्न करते हैं। आदि उत्पन्न करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो विषाणु होते हैं जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनके श्वास नली में पहुंच जाते हैं वायु के माध्यम से और श्वास नली को संक्रमित करते हैं, अर्थात अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। और जब संक्रमित कर देते हैं तो श्वास नली धीरे धीरे क्या हो जाती है, जाम होने लगती है और नाक से पानी आने लगता है और बुखार आता है, खांसी आती है और छींक आती है। आगे इसमें लिखेंगे इनमें एक रज्जु की आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करती है। इनमें एक रज्जु की आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य इसमें आरएनए करता है। इनमें एक रज्जु की आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि इनमें आरएनए पाया जाता है। एक रज्जु की आरएनए पाया जाता है और आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। अगला विषाणु है चौथा, जिसको पॉक्स विषाणु कहते हैं।
पॉक्स विषाणु। ये पॉक्स विषाणु क्या होते हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। पॉक्स वायरस, ये जो पॉक्स विषाणु होते हैं, स्पेशली कहा जाए तो ये बड़े आकार के होते हैं और इनमें डीएनए तथा प्रोटीन के अतिरिक्त वसा भी मिलता है। पॉक्स विषाणुओं में डीएनए तथा प्रोटीन के अतिरिक्त वसा भी मिलता है। इसमें मिलने वाला डीएनए द्विरज्जुकी होता है। इनमें जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, द्विरज्जुकी होता है और न्यूक्लियोटाइड डंबल आकार का होता है। चेचक विषाणु मनुष्य में रोग संक्रमण करता है। इनको चेचक विषाणु भी कहते हैं क्योंकि ये चेचक रोग उत्पन्न करते हैं। इनको बड़ी माता, छोटी माता के भी नाम से जाना जाता है इस रोग को, और सामान्य रोग के नाम से है चेचक। तो चेचक का विषाणु भी कहा जाता है, यह चेचक रोग उत्पन्न करता है, यह पॉक्स विषाणु। तो लिख लेंगे इसमें कि यह विषाणु बड़े आकार का होता है, बड़े आकार का होता है, बड़े आकार का होता है। यह विषाणु बड़े आकार का होता है तथा प्रोटीन के अतिरिक्त वसा भी मिलता है। इनमें डीएनए प्रोटीन के अतिरिक्त, इसमें डीएनए प्रोटीन के अतिरिक्त वसा भी पाया जाता है, वसा भी मिलता है या वसा भी पाया जाता है, मिलता है। तो आप लोगों ने देखा ये बड़े आकार का विषाणु है, इनमें डीएनए प्रोटीन के अतिरिक्त वसा भी पाया जाता है। इनमें मिलने वाला डीएनए द्विरज्जुकी होता है। इनमें पाया जाने वाला डीएनए स्ट्रैंडेड होता है। आगे देखेंगे इसमें कि इनमें मिलने वाला डीएनए द्विरज्जुकी होता है और न्यूक्लियोटाइड डंबल के आकार का होता है, और न्यूक्लियोटाइड डंबल के आकार का होता है, आकार का होता है, डंबल के आकार का होता है। इसका आकार देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें पाया जाने वाला जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसका आकार क्या होता है, डंबल के आकार का होता है। चेचक विषाणु मनुष्य में रोग संक्रमण करता है। जो चेचक विषाणु है, चेचक, जिसको आप लोग चेचक विषाणु, जिसको आप लोग कह रहे हैं पॉक्स वायरस, पॉक्स वायरस चेचक विषाणु मनुष्य में रोग संक्रमण करता है, रोग संक्रमण करता है तथा चेचक
रोग उत्पन्न करता है। चेचक रोग उत्पन्न करता है। तो ये रहा पॉक्स या चेचक विषाणु के बारे में। आगे हम 5वां विषाणु पढ़ेंगे, वो है तंबाकू मोज़ेक विषाणु। तो हेडिंग आप लोग डालेंगे TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। तंबाकू मोज़ेक वायरस 5वां है विषाणु। इसको शॉर्टकट हम TMV के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। टोबैको मोज़ेक वायरस, इसको शॉर्टकट में TMV कहते हैं, TMV याद रखेंगे। यह तंबाकू का पौधा होता है उसमें रोग संक्रमण करता है। और आपको एक चीज बता दें कि TMV जो होता है, फर्स्ट टाइम इसी विषाणु की खोज हुई थी। TMV अर्थात टोबैको मोज़ेक वायरस की सर्वप्रथम खोज हुई थी। और किस वैज्ञानिक ने किया था तो आपको पता होना चाहिए। वैज्ञानिक का नाम इवानोव्स्की ने इन्हें तंबाकू के पौधे से खोजा था। तो ये पहला ऐसा विषाणु है जिसकी खोज हुई थी और इवानोव्स्की ने की थी। इनकी खासियत जानेंगे, तब हम बाद में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। यह छड़ के आकार का विषाणु है। यह छड़ के आकार का विषाणु है। यह छड़ के आकार का विषाणु है। इनमें 95% प्रोटीन तथा 5% RNA मिलता है। इनमें 95 अर्थात 95% प्रोटीन तथा 5% अर्थात 5% RNA मिलता है। इनमें क्या क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स? तो 95% प्रोटीन और 5% RNA पाया जाता है। इसका RNA एक रज्जुकी होता है। इसका RNA एक रज्जुकी होता है। एक रज्जुकी होता है। सिंगल स्टैंडर्ड इसका जो RNA होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एक रज्जुकी होता है। प्रोटीन के निर्माण में लगभग 158 अमीनो अम्ल मिलते हैं। प्रोटीन के निर्माण में लगभग 158 अमीनो अम्ल मिलते हैं या भाग लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा
कि यह छड़ के आकार के विषाणु है। इनमें 95% प्रोटीन और 5% आरएनए मिलता है। इनका आरएनए एक रज्जुकी होता है। प्रोटीन निर्माण में लगभग 158 अमीनो अम्ल मिलते हैं। या याद रखेंगे बच्चों, आप टीएमवी के स्ट्रक्चर की संरचना के साथ इस तरह आप लोगों का जो कवक जगत, प्रोटिस्टा जगत पूरी तरह खत्म होता है। तो आप लोग दूसरे अध्याय में 3 जगत के बारे में स्टडी कर लिया है। दूसरे अध्याय की बात किया जा रहा है जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत और कवक जगत। तो कवक जगत के बाद आप लोगों ने पढ़ लिया था कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में, जैसे लाइकेन हो गए, वायराइड हो गए और प्रियॉन हो गए, और कुछ विषाणुओं को गहन अध्ययन किया था। तो इस तरह आप लोगों का दूसरा अध्याय भी खत्म हुआ। तीसरे अध्याय में हम स्टडी करेंगे पादपों के बारे में कि पादप, दुनिया में जो जितने भी पादप होते हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है, कैसे क्लासिफाई किया गया है, और सबसे निम्न पौधा, सबसे उच्च पौधा क्या होता है, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सारी चीज स्टडी करेंगे तीसरे अध्याय में पादप जगत में। तो आज की वीडियो को यहीं रहने देते हैं। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो प्रोटिस्टा जगत में रखे गए जो जीव हैं उनके उदाहरण देने हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जो कवक जगत में आप लोगों ने पढ़ा था कि कवक जगत को 4 भागों में बांटा गया था, चारों भागों के नाम लिखने हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि जो HIV विषाणु होते हैं उनमें न्यूक्लिक अम्ल या आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो इन तीनों क्वेश्चनों के आप जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें और जुड़े रहें एशियन ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।